नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। नॉन एग्री इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एफपीआईज की भागीदारी पर सेबी ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल शामिल प्रस्तावित फ्रेमवर्क में एफपीआईज को नहीं मिलेगी फिजिकल डिलीवरी। एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में सीईओ जवाब तलब। सिविल एविएशन सचिव समीर सिन्हा की अध्यक्षता में अहम बैठक। बढ़ते इलाज खर्च के बीच संसदीय समिति की हॉस्पिटल रूम रेंट पर कैपिंग की सिफारिश। 3 स्टार होटल के कमरे से महंगा नहीं होगा रेंट। सर्जरी के लिए पैकेज की कीमत भी तय करने की सिफारिश। निवेशकों का एसआईपी पर भरोसा कायम। लगातार छठे महीने 32,000 करोड़ के पास एसआईपी। मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश बढ़ा, लेकिन लार्ज कैप में आउटफ्लो जारी। इधर डेट फंड की बल्ले बल्ले, लेकिन इक्विटी फंड्स में 15% घटा निवेश। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव। निफ्टी सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद। मिड कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। एफएमसीजी, रियल्टी, मेटल शेयरों में बिकवाली। रांची में छात्रों के समर्थन में बीजेपी का झारखंड बंद। कई जगह प्रदर्शन और हंगामा। झारखंड विधानसभा कूच के बाद छात्रों का बड़ा ऐलान। मांगे माने जाने तक जारी रहेगा आंदोलन। संसद से सड़क तक सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी। राहुल गांधी पर चर्चा से भागने के आरोपों के साथ एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। विपक्ष का लोकसभा में हंगामा। स्पीकर ओम बिरला बोले, अमित शाह बयान के लिए तैयार, विपक्ष करे सहयोग। अमेरिका और ईरान में डील होने की उम्मीद कम। ईरान ने होर्मुज से यूएस नाकेबंदी हटाने की रखी शर्त, तो ट्रंप ने ईरान से मांगा 50 साल का मुआवजा। होर्मुज में ट्रैफिक 10 दिन की सबसे निचले स्तर पर। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयर इंडिया के सीईओ को जवाब तलब किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, एयर इंडिया के सीईओ को आखिर क्यों जवाब तलब किया गया है और पायलट के जो डोप टेस्ट है उस पर क्या अपडेट है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको जो डोप टेस्ट का रिजल्ट आया है उस पर एक अपडेट दे दूं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो कंफर्मेटरी टेस्ट था उसमें भी ये पॉजिटिव पाया गया है और इसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि जो मारिजुआना का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि हम आपको बता दें कि एक सूत्रों के आधार पर ही ये खबर है। अभी सरकार की तरफ से या डीजीसीए की तरफ से या एआईबी की तरफ से अभी इस पर ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है और ये खबर अभी अभी आई है, तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जितनी जानकारी मिली है, कंफर्मेटरी टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। और अब से थोड़ी देर पहले जहां पे मैं हूं, यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एयर इंडिया की पूरी जो सीनियर मैनेजमेंट था उसे तलब किया गया था। खासतौर पर जो आउटगोइंग सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन, उन्हें बुलाया गया था। पूरी एसओपी पूछी गई थी कि आपकी सुरक्षा को लेकर इस तरह के मामलों को डील करने के लिए आपके पास एसओपी क्या है। सिर्फ अभी और उसके बाद जो सरकार के सूत्रों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहना है कि वो सारे पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। अभी सिर्फ डोप टेस्ट ही एक मामला नहीं है, टेक्निकल स्नैक भी हो सकता है, उस पर भी विचार कर रहा है। तो एआईबी जो है आई विटनेसेस का अकाउंट भी ले रही है। जब सारे पहलुओं की जांच कर लेगी तभी किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचेगी कि आखिर इस टर्बुलेंस का कारण क्या था और टर्बुलेंस वो था भी या नहीं। इस पर भी अभी जो है क्वेश्चन मार्क है, तो अभी उस पर थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा एआईबी की फाइनल रिपोर्ट आने पे। लेकिन जो एयर इंडिया का सीनियर मैनेजमेंट है उससे कई तरह के सवाल इस वक्त पूछे गए। इसमें सिविल एविएशन सेक्रेटरी मौजूद थे, मिनिस्टर मौजूद थे, इसके अलावा जो एआईबी के चीफ है वो मौजूद थे। एक तरह से ये पूछा गया कि आखिर जो है आपने कौन कौन से प्रोसीजर अपनाए थे। उसके बाद ये भी कहा गया कि सरकार की तरफ से कि अगर जरूरत पड़ी और अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये सब्सटेंस अब्यूज का केस है, तो जो मौजूदा नियम है उसमें बदलाव भी संभव है और सरकार इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से ले रही है। जी बिल्कुल रोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। इलेक्ट्रिक बस और ट्रक खरीदना आसान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इलेक्ट्रिक बस और ट्रक खरीदने पर ब्याज में राहत दे सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फिर एक बार चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, बताइए क्या है ये पूरी खबर? जी, दरअसल सरकार जो है वो जो भारी इलेक्ट्रिक ट्रक्स या बसेस हैं उनके लिए एक खास फाइनेंसिंग स्कीम पर काम कर रही है। इसमें 2 फैक्टर्स होंगे, एक होगा क्रेडिट गारंटी और दूसरा होगा इंटरेस्ट सबवेंशन। यानी जो बड़े ऑपरेटर्स हैं जिनके लिए काफी महंगा पड़ता है इस वक्त इलेक्ट्रिक ट्रकों को खरीदना या बसों को खरीदना, तो उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी क्योंकि सरकार जो लोन है उसकी गारंटी देगी और दूसरा जो ब्याज है उस पर थोड़ी सी जो है वो राहत देगी। इसके लिए कॉन्सेप्ट नोट हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने तैयार किया है और तमाम जो मंत्रालय हैं उनको भेजा गया है। चूंकि शुरुआत में इलेक्ट्रिक ट्रक
खरीदना काफी महंगा पड़ता है। तो उम्मीद है कि इसके बाद जो है जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और डीजल ट्रकों के बराबर नहीं तो उसके आसपास जरूर जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नॉन एग्री इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एफपीआईज की भागीदारी पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यश जैन। यश, बताइए सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया है उसकी डिटेल्स क्या है? सबसे पहले तो हमने तकरीबन 3 बजे के अराउंड आज ये रिपोर्ट किया था कि जो सेबी अपॉइंटेड कमेटी है सीडैक यानी कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी, उन्होंने एक हरी झंडी दिखाई थी एफपीआईज को अलाउ करने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। और अभी नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला था कि सेबी इस पे कंसल्टेशन पेपर रिलीज करता। बस 3 बजे की बात है और तकरीबन 4:30-5 बजे वो कंसल्टेशन पेपर भी हमें आता हुआ दिखा सेबी के द्वारा। इस कंसल्टेशन पेपर के द्वारा सेबी ने ये प्रपोज किया है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआई नॉन एग्री इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर पाएंगे। दूसरा ये प्रपोज करने में आया है कि एफपीआई नॉन कैश सेटल्ड और नॉन एग्री कमोडिटी में भी पार्टिसिपेट या ट्रेड करते दिख पाएंगे। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये रहेगा कि सेबी का जो प्रपोजल है वो एफपीआईज को अलाउ करता है नॉन एग्री इंडेक्स डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए। जो करंट रेगुलेशंस है उसके अनुसार एफपीआईज ओनली कैश सेटल्ड नॉन एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं और उसको वाइडन करते हुए हमें देखने मिलेगा यहाँ पे। दूसरा, एफपीआई फिजिकली सेटल्ड नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडिंग को अलाउ किया जाएगा। ये एक प्रपोजल है, ये कंसल्टेशन पेपर है और ये नॉन एग्री कमोडिटीज जो है, हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की, गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स की, इन सब नॉन एग्री कमोडिटीज की हम बात कर रहे हैं। 2 सेफगार्ड मेजर्स भी सजेस्ट किए गए जैसे हमने रिपोर्ट किया था सोर्स स्पेस दोपहर को। पहला सेफगार्ड ये है कि एफपीआई फिजिकल डिलीवरी नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि एफपीआई जो है जो ट्रेड करेंगे उनको डिलीवरी पीरियड शुरू होने से पहले ही अपनी पोजीशन एग्जिट करनी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये पोजीशन जो है कमोडिटी मार्केट में वो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग मेंबर यानी कि ब्रोकर पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजल है क्योंकि एमसीएक्स की अगर बात करें तो तकरीबन 77% उनका फ्यूचर्स टर्नओवर वॉल्यूम एज पर Q1 FY27 आता है गोल्ड और सिल्वर से, तो उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव देखने मिलेगा हमें। जी बिल्कुल यश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल में समझाने के लिए। निवेशकों का एसआईपी पर भरोसा कायम है। एम्फी के जुलाई आंकड़ों से एसआईपी की बहुत पॉजिटिव तस्वीर सामने आई है। हालांकि इक्विटी फंड्स में निवेश घटा है। जुलाई में निवेशकों ने कहा लगाया है दाव, बता रहे आशीष वर्मा। जो मंथली मैट्रिक्स आए जुलाई मंथ के 3 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पहले समझिए। हाई बीटा की तरफ रोटेशन होता हुआ जुलाई मंथ में, मैसिव इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फ्लो हो रही है फिक्स्ड इनकम की तरफ, और तीसरा मंथली एसआईपी इनफ्लोज स्टेबल आपको नजर आएंगे। अब डिटेलिंग पे चलता हूं। जहां तक एसआईपी की बात है, इस बार ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ रुपए जुलाई में आते हुए मंथ ऑन मंथ 0.5% का जंप, 4 मंथ के हाईज पे एसआईपी, और इनफैक्ट जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर थे उन्हीं के इर्द गिर्द आपको रिकॉर्ड हाईज के आसपास ही एसआईपी इनफ्लोज नजर आएंगे। दूसरा, इक्विटी इनफ्लोज 15% मंथ ऑन मंथ गिरे। ध्यान रखिएगा, इससे पिछले मंथ जून में हमने देखा था 26% का सर्ज आता हुआ, वहां से कुछ कूल ऑफ होते हुए इस बार। हां, इक्विटी इनफ्लोज कम हुए होंगे लेकिन कैटेगरी लेवल बिहेवियर इस बार खासा बदलता हुआ नजर आएगा। ब्रेकअप दिखाता हूं आपको। लार्ज कैप्स में पिछले मंथ इनफ्लो थे 2,000 करोड़ रुपए के, इस बार 1,322 करोड़ रुपए के आउटफ्लोज है। पैसा बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मिड कैप्स, ये पिछली बार का कैटेगरी लीडर था, हायर लेवल्स पर कंसोलिडेट करता हुआ 0.25% के आसपास मंथ ऑन मंथ इनफैक्ट जंप है। पर इस बार का कैटेगरी लीडर है स्मॉल कैप्स। इसमें हमने देखा मंथ ऑन मंथ 39% का ऐसा इनफ्लोज बढ़ते हुए 7,767 करोड़ रुपए, यानी कि अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम फ्लोज स्मॉल कैप की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं।
ये दिखा रहा है किस तरह से हाई बीटा पॉकेट्स की तरफ रिटेल की इंस्टीट्यूशंस की एपेटाइट बढ़ती हुई। गोल्ड ETF, हालांकि अब मैप करने में वो मजा नहीं रहा, लेकिन हाँ पॉजिटिव इन्फ्लोज हैं, मंथ ऑन मंथ 55% के आसपास का डिक्लाइन, लेकिन आंकड़ा पॉजिटिव है। 1550 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज यहां पे देखने को मिले हैं। कुल इंडस्ट्री वाइड AUM में तगड़ा जंप है, ध्यान रखिएगा। मंथ ऑन मंथ 4.1% का उछाल है, मतलब ऑलमोस्ट 3.25 लाख करोड़ रुपए AUM जुड़ता हुआ नजर आया। पर उसके पीछे बड़ी वजह थी, जैसे मैंने अपफ्रंट कहा था, इनकम डेट ओरिएंटेड स्कीम्स। जून में 1 लाख करोड़ का आउटफ्लो, इस बार तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का इनफ्लो होता हुआ नजर आया, और इसीलिए आपने देखा इंडस्ट्री वाइड AUM स्वेल होता हुआ। बॉटम लाइन, मंथली SIP कलेक्शंस अभी भी फर्म, अभी भी मजबूत आपको नजर आएंगे। और कैप्स में देखेंगे, कैपिटलाइजेशन में, तो एक रीअलाइनमेंट होता हुआ, प्रॉफिट टेकिंग लार्ज कैप्स में और पैसा चैनलाइज होता हुआ स्मॉल कैप्स की तरफ। यह हाईलाइट है इस बार के जुलाई आंकड़ों की। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार पर दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं मिड कैप इंडेक्स लगभग फ्लैट बंद हुआ है। तो कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था और आज खेल खराब किया कच्चे तेल ने। कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा और वहां से मार्केट के सेंटिमेंट खराब हुए। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो निफ्टी यहां पर 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और निफ्टी बैंक में करीब 250 पॉइंट की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन सेंसेक्स यहां पर भी आधे % के दबाव आज के सत्र में देखने को मिले। मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफी अच्छा कारोबार किया आज के सत्र में, बाजार को संभालने की कोशिश भी की, और स्मॉल कैप देखिए यहां पर हरे निशान में क्लोजिंग हुई है। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहां पर सेक्टोरियल लूजर में FMCG लीड करता हुआ नजर आया। 1% से ज्यादा के डाउन साइड यहां पर नजर आया। इसके अलावा रियलिटी, मेटल, ऑटो, कैपिटल गुड, डिफेंस, ये सारे इंडेक्स थे जिन्होंने आज बाजार का साथ नहीं दिया। लेकिन सेक्टोरियल गेनर की बात करते हैं तो यहां पर फार्मा ने काफी अच्छे से सपोर्ट किया है। आज के सत्र में करीब 1% के अपमूव्स दिखाई दिए इंडेक्स में। इसके अलावा कैपिटल मार्केट, IT, ऑयल एंड गैस और PSU बैंक जो है यहां पर चुनिंदा खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन आज के निफ्टी 50 लूजर्स की बात कर लेते हैं तो यहां पर टाटा कंज्यूमर, कल काफी अच्छी तेजी थी शेयर में और आज यहां पर डेंट पड़ता हुआ नजर आया। 3% की गिरावट के साथ काउंटर बंद हुआ है। मैक्स हेल्थ केयर यहां पर गिरावट नजर आई। दरअसल हॉस्पिटल जो बिलिंग है उस पर लगाम की तैयारी चल रही है, वहां से सारे ही हॉस्पिटल स्टॉक जो है आज टूटते हुए नजर आए। 3% के डाउन साइड के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। इसके अलावा नेस्ले यहां पर भी आज गिरावट देखने को मिली और अल्ट्राटेक सीमेंट यहां पर भी आज दबाव देखने को मिला। लेकिन निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो यहां पर डॉक्टर रेड्डीज काफी अच्छे गेन्स इस शेयर में आज देखने को मिले। करीब 4% के अपमूव्स यहां पर रहे। इसके अलावा इटर्नल कल यहां पर प्रॉफिट बुकिंग रही, लेकिन आज निचले स्तरों से बाइंग नजर आई। इसके अलावा IT काउंटर TCS यहां पर शामिल रहा निफ्टी 50 गेनर में, और टाइटन नंबर्स अच्छे आए, कल भी शेयर चला और आज भी यहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन आज जो फोकस रहा वो था ऑयल एंड गैस स्पेस में। कच्चा तेल जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, उसके चलते यहां पर ऑयल इंडिया, गुजरात एनर्जी, गेल, महानगर गैस, ये सारे काउंटर है जिन्होंने आज ऑयल एंड गैस स्पेस को लीड किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच डील फिर से लटकता दिख रहा है। एक तरफ ईरान अड़ा हुआ है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका ईरान से पिछले 50 साल की बर्बादी का मुआवजा लेगा। वहीं वेस्ट एशिया में अमेरिका ने अपने 20 युद्धपोत को उतार दिया है। उधर ईरान ने भी कहा है कि होर्मुज पर तब तक कोई बात नहीं बन सकती है जब तक कि अमेरिका जून में हुए सीजफायर को फिर से लागू नहीं करता और हॉर्मुज से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता है। इसी बीच हॉर्मुज से शिपिंग काफी कम हो गई है। इस वजह से क्रूड की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं ईरान ने अपने मिलिट्री लीडरशिप में बड़ा फेरबदल करके भी खलबली मचा दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही एक दूसरे पर हमले का नया दौर शुरू हो सकता है। They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father.
तो यूएस और ईरान में युद्ध का नया दौर शुरू होने वाला है और आज आवाज अड्डा में हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। डील पीछे, जंग आगे। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। आवाज ने किया अगस्त का शानदार आगाज। YouTube पर व्यूज 2,60,00,000 के पार। दूसरे हिंदी बिजनेस चैनल छूटे मीलों पीछे। 63% ज्यादा व्यूज के साथ आवाज ऊपर, बाकी सब नीचे। YouTube पर वीडियो के साथ लाइव में भी आवाज ने मारी बाजी। आवाज के लिए दर्शकों का प्यार सब पर पड़ रहा है भारी। आपके निवेश की रक्षा और तरक्की है हमारा वादा, क्योंकि आवाज पर हमेशा मिलेगा वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। बढ़ते इलाज खर्च के बीच हेल्थ पर संसदीय समिति ने हॉस्पिटल्स के रूम रेंट पर कैपिंग की सिफारिश की है। समिति ने सर्जरी के लिए पैकेज की कीमतें तय करने की भी सिफारिश की है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए संसदीय समिति ने क्या सिफारिशें की है? देखिए, संसदीय समिति की तरफ जो सिफारिश की गई उसका मुख्य मकसद ये है कि आम लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज का खर्च कैसे सस्ता किया जाए। इस सिफारिश में सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो रूम टैरिफ है, रूम के जो रेंट होते हैं काफ़ी बेतहाशा, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उस पूरे आप रिपोर्ट को पढ़ेंगी तो पेज नंबर 160 से लेके 175 तक 15 पन्ने पर सिर्फ और सिर्फ रूम रेंट का जिक्र किया गया। अलग अलग हॉस्पिटल के रूम रेंट का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और ये कहा गया है कि रूम रेंट आपको, या कहें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में रूम के जो चार्जेस हैं वो कम होने चाहिए। कम कितने होने चाहिए? तो अलग अलग पैमाने के हिसाब से ये कहा गया कि जो महानगर हैं वहाँ पर देखा जाए, जिस जगह पर हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के आसपास अगर कोई 3 स्टार होटल है तो 3 स्टार होटल के रूम का जो रेंट है उससे ज़्यादा हॉस्पिटल के रूम का टैरिफ, रूम का रेंट नहीं होना चाहिए। यानी 3 स्टार होटल के रूम के रेंट के बराबर अधिक से अधिक आप किसी हॉस्पिटल के रूम का रेंट रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि जैसे जैसे रूम आप अपग्रेड करते जाते हैं, इलाज के बाकी खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। रूम अपग्रेड करने के साथ ही साथ इलाज का खर्च, बाकी प्रोसेस के जो चार्जेस हैं वो बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई, जो हर किसी की समस्या होती है, हर कोई दो चार होता है इस समस्या से, वो ये कि जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, यानी जो सर्जिकल आइटम होते हैं, इस तरह के जो आइटम होते हैं जब हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को दिया जाता है तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा वसूली जाती है, उसकी MRP काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सिफारिश ये की गई है कि जो लैंडिंग कॉस्ट है, MRP है, दोनों में 20% से ज़्यादा का अंतर ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हॉस्पिटल ने उस मेडिकल इक्विपमेंट को 100 रुपये में खरीदा है तो 120 रुपये से ज़्यादा वो किसी पेशेंट से चार्ज नहीं कर सकता है। इसकी सिफारिश की गई है। इसके अलावा बिलिंग को लेकर के जो चार्जेस हैं उसको लेकर पारदर्शिता लाई जाए। जो आमतौर पे जो बीमारियां होती हैं, सर्जरी होती है, उसका एक प्रोटोकॉल तय कर दिया जाए। हॉस्पिटल उसी प्रोटोकॉल के तहत इलाज करें, अनाप शनाप इलाज ना करें। इस तरह के बहुत सारी ऐसी सिफारिशें की गई हैं जिससे हमेशा आम मरीज जो है वो परेशान हो रहा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। हालांकि ये संसदीय समिति की सिफारिश है, इस पर अभी कोई प्रस्ताव पर विचार सरकार नहीं करें। बिल्कुल साफ कर दूं, सिफारिश है, लागू होगी नहीं लागू होगी, कब लागू होगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अमेरिका में IT, मेडिकल और टीचिंग जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स पर वीजा खर्च बढ़ गया है। जी हां, अमेरिकी कंपनियों को अपने मौजूदा कर्मचारी के H-1B या L-1 वीजा के एक्सटेंशन पर हर बार 4 से $4,500 तक फीस चुकानी पड़ेगी। 9 सितंबर से लागू हो रहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम से अमेरिका में वेल सेटल्ड विदेशी नागरिकों के लिए नया संकट खड़ा हो सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एक आदेश से अमेरिका की कंपनियों या संस्थानों में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। आदेश के मुताबिक जिन कंपनियों में 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और उसमें से 50% से ज़्यादा कर्मचारी H-1B या L-1 वीज़ा पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें 9 सितंबर के बाद हर बार वीज़ा एक्सटेंशन पर
$4,500 तक फीस चुकानी पड़ेगी। अमेरिका में लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स H-1B और L-1 वीजा पर काम कर रहे हैं और वीजा आसानी से एक्सटेंड हो जाने के कारण लंबे समय से वहां रह भी रहे हैं। अब उनकी कंपनियों और संस्थानों पर अमेरिकी प्रशासन ने $4,500 का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, जिससे कंपनी मैनेजमेंट को नए सिरे से कर्मचारियों की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज पे ये फीस नहीं थी, अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के ऊपर इन्होंने 9 सितंबर से ये फीस ऐड कर दी है। अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की वजह से अब कंपनीज को क्या है, दे हैव टू रीस्ट्रक्चर देयर एंटायर वर्कफोर्स। उनको सोचना पड़ेगा कि मुझे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिटेन भी करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर मुझे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और न्यू एम्प्लॉय दोनों ही केस में अगर कंपनी को $4,000 पे करने ही है, तो इस केस में फिर हो सकता है कि दे विल थिंक ऑन हायरिंग मोर टैलेंटेड एम्प्लॉय या चीप एम्प्लॉय। जानकारों का मानना है कि वीजा एक्सटेंशन फीस की वजह से यूएस बेस्ड भारतीय आईटी कंपनियों के मुनाफे पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि नई हायरिंग तो पहले ही बड़ी समस्या बनी हुई है। मौजूदा वर्कफोर्स को बनाए रखना भी महंगा पड़ेगा। अमेरिका में विदेशी टैलेंट की लागत बढ़ने से अब कंपनियों को या तो ये बोझ क्लाइंट पे डालना पड़ेगा या फिर उन्हें अपनी स्टाफिंग स्ट्रेटेजी में काफी बदलाव करना पड़ेगा, जिससे एग्जिस्टिंग H-1B या L-1 वीजा होल्डर्स को अमेरिका में टिके रहने में काफी मुश्किल हो सकती है। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी आज सड़कों पर उतरी हुई है। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगह सड़कें रोकी और टायर जलाए। कुछ जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद करते हुए नजर आए, तो वहीं रांची में एबीवीपी कार्यकर्ता भी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रोटेस्ट करते दिखे। कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा मार्च के दौरान हिरासत में ले लिया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास जुटे थे, जहां उन्हें डिटेन करने के लिए पुलिस पहुंची, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए, कुछ पुलिस वैन के आगे बैठ गए। वहीं छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। छात्र नेताओं ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। उधर आज मॉनसून सत्र के दौरान झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, विपक्ष हल्ला करता रहेगा, हम अपना काम करते जाएंगे। सरकार छात्रों के हित में फैसला ले रही है। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, इनमें अब कुछ रस बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे गलतफहमी था। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब इनमें बचा हुआ है रस, वो भी अगले कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।